भाषा, लिपि तथा व्याकरण सभी अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने भाव तथा विचार किसी न किसी तरह दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। वह इन्हें संकेतों द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। भूख लगने पर वह पेट पर हाथ रखकर एवं प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर संकेत कर सकता है, परंतु संकेतों की एक सीमा होती है। इसी कारण संकेतों द्वारा मन के सारे भाव अथवा विचार प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। नेहा घर जा रही थी। उसे रास्ते में उसकी सहेली मनु मिल गई। उसने उससे पूछा, नेहा, अरे मनु, कहाँ जा रही हो? मनु, बाजार जा रही हूँ। नेहा, क्या लाना है? मनु, माँ के लिए दूध तथा फल। नेहा, अच्छा जाओ। यहाँ भाव अथवा विचार बोलकर प्रकट एवं सुनकर ग्रहण किए गए हैं। विनीत के स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगियों ने निबंध लिखे एवं शिक्षकों ने उन्हें पढ़कर तय किया कि सबसे अच्छा निबंध किसने लिखा है। सबसे अच्छा निबंध विनीत के दोस्त आर्यन ने लिखा, क्योंकि निबंध प्रतियोगिता में वही प्रथम आया। यहाँ भाव अथवा विचार लिखकर प्रकट एवं पढ़कर ग्रहण किए गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है एवं दूसरों के भावों तथा विचारों को ग्रहण समझता करता है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप। भाषा मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है और सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना सुनाना, भाषण, गायन, कविता वाचन इत्यादि भाषा के मौखिक रूप हैं। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान लिख पढ़कर करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, सड़कों पर लगे विज्ञापनों के होर्डिंग, पैकेटों पर लिखे उनके नाम दाम इत्यादि सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। भारत एक बहुभाषी देश है। इसके विविध प्रांतों में विविध भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इत्यादि। संस्कृत प्राचीन भाषा है एवं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। विश्व के सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे फ्रांस की फारसी, पुर्तगाल में पुर्तगाली, ब्रिटेन में अंग्रेजी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली। लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। इसके लिए मुख द्वारा उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां इस तरह है। हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, नेपाली देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी फारसी, अंग्रेजी रोमन, रूसी रूसी, जर्मन रोमन। बोली किसी भाषा का
क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली का रूप स्थायी नहीं होता, वह हमेशा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भावों अथवा विचारों का परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज में नहीं होता। हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कुमाऊनी, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाड़ी आदि। साहित्य प्रत्येक भाषा के ज्ञाता तथा विद्वानों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। अर्थात किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो तरह के होते हैं, गद्य साहित्य, कहानी, निबंध, नाटक आदि, पद्य साहित्य, कविता, गीत, दोहे आदि। व्याकरण भाषा तथा व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियमों आदि के ज्ञान से भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी होती है। रश्मि ने कहा, हमने दूध खा ली। राकेश बोला, हम कल ही दिल्ली से आया हूँ। जसविंदर ने कहा, मेरे को तंग मत करो। हिंदी व्याकरण की अज्ञानता के कारण ही रश्मि, राकेश एवं जसविंदर ने भाषा का अशुद्ध प्रयोग किया है। इनका शुद्ध रूप इस तरह होगा, मैंने दूध पी लिया है, मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, मुझको तंग मत करो। इस तरह जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। वर्ण विचार, इस विभाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शब्द विचार, इस विभाग के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वाक्य विचार, इस विभाग के तहत वाक्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब तक जाना।